5 जुलाई 2022 ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह बताया गया होता है कि ईडी ने वीवो कंपनी और उससे जुड़ी 23 और कंपनीज के टोटल 48 लोकेशंस पर छापेमारी करी है, जिसमें उसने 119 बैंक अकाउंट में जमा 465 करोड़ रुपए, 73 लाख रुपए कैश और 2 किलो सोना सीज कर रखा है। ईडी का कहना है कि वीवो ने इन 23 कंपनीज के साथ मिलकर 62,476 करोड़ रुपए को डायरेक्टली चाइना भेजा है ताकि वो इंडिया में लॉस दिखा सके और उसको टैक्स पे करना ना पड़े। और मजे की बात तो यह है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी चाइनीज कंपनी ने पैसे को चाइना भेजा हो टैक्स बचाने के लिए। हुआवे और शाओमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है और छोटी मोटी क्रिप्टो एप्स और इंस्टेंट लोन एप्स पर आए दिन छापेमारी होते रहती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज इतने बड़े बड़े अमाउंट को खुलेआम चाइना कैसे ट्रांसफर कर रही है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये सब जो ये कंपनीज कर रही है वो इलीगल है भी कि नहीं, क्योंकि अगर ये सब कुछ इलीगल है ही नहीं तो इतनी माथापच्ची करने का कोई फायदा नहीं है। पर इससे पहले जान लेते हैं वीवो कंपनी के इस कांड के बारे में। कंपनी वीवो पर ईडी ने शिकंजा कसा है। The ED conducted raids at least 44 Vivo centers across वीवो कंपनी पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने वीवो के स्मार्टफोन मेकर वीवो कंपनी इंडिया में रजिस्टर होती है 1 अगस्त 2014 को। इस डेट को आप बड़े ध्यान से याद रखना क्योंकि इसका भी अपना एक अलग ही महत्व है। 1 अगस्त 2014 दिल्ली में वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि हांगकांग बेस्ड एक कंपनी मल्टी एकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी बनी। ठीक इसी के 4 महीने बाद जम्मू में एक और कंपनी खुलती है GPI CPL नाम से। ये कंपनी में टोटल 4 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से 3 डायरेक्टर चाइनीज होते हैं और 1 डायरेक्टर इंडियन होता है। एक इंडियन डायरेक्टर इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश का ये नियम है कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी हमारे देश में कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। अगेन ये कंपनी भी चाइना की थी जो कि वीवो के साथ मिलकर बिजनेस कर रही थी। अब इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि अब ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ईडी GPI CPL इस कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो वहां उसने बड़ी शॉकिंग चीज देखी। उसने देखा कि वहां इस कंपनी का ऑफिस तो कभी था ही नहीं, बल्कि जो एड्रेस इस कंपनी ने दिया था वहां पर तो एक सरकारी बिल्डिंग थी और इस कंपनी का बस एक एक्टिव बैंक अकाउंट था और इसके कुछ डायरेक्टर्स के नाम रजिस्टर्ड थे। और इन 3 चाइनीज डायरेक्टर्स में से भी जो पहला डायरेक्टर था उसने 2018 में देश छोड़ दिया था और जो बचे हुए 2 डायरेक्टर थे उन्होंने 2021 में देश छोड़ दिया था। और यहीं से ईडी को ये दिखने लग गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। अब ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन 3 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर बिन लो वीवो का ही एक एक्स डायरेक्टर था और इसके नाम पे इंडिया में 18 कंपनीज रजिस्टर थी, और जो दूसरा डायरेक्टर था उसके नाम पे भी इंडिया में 4 कंपनीज रजिस्टर थी। और ये सारी की सारी कंपनीज शेल कंपनीज थी। शेल कंपनीज यानी कि ऐसी कंपनीज जिन कंपनीज का कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता है बल्कि वो सिर्फ कागजों पर रजिस्टर्ड होती है और ये सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज करी जाती है। और इन कंपनीज के पास बस इनका एक एक्टिव बैंक अकाउंट होता है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से ईडी ने इन सारी कंपनीज पर छापेमारी करी और इनके पैसे को सीज कर दिया। अब इस वीडियो को आगे देखने से पहले और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं उससे पहले आपको 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन। तो सबसे पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप किसी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी यानी कि पैसा, लॉन्ड्रिंग यानी कि सफाई। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नेताजी ने घोटाला करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। अब वो इस पैसे से अगर कुछ खरीदने निकलेंगे तो इनकम टैक्स वाले उन पर नज़र रखे हुए हैं और वो उनको एकदम से पकड़ लेंगे। अब नेताजी के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे नेताजी क्या करेंगे, यहाँ पे नेताजी एक बिजनेस सेटअप करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि ये जो इनकम है ये उनकी बिजनेस इनकम है और इस पर वो टैक्स भरेंगे। हो गया ना उनका ब्लैक मनी वाइट। अब वो उस पैसे को जहाँ मर्जी चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं क्योंकि अब वो पैसा इनकम टैक्स की नज़रों में आ चुका है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू। और ये सारी प्रोसेस होती है शेल कंपनीज के द्वारा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अब अगला है टैक्स इवेजन। इसी का सारा खेल है, फिर वो चाहे वीवो कंपनी हो इंडिया में या हुआवे कंपनी हो USA में। हाँ सही सुना आपने, USA, क्योंकि ये खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है।
टैक्स इवेजन का सीधा सीधा मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी करना काफी दिमाग का काम होता है, क्योंकि जैसे ही एक बार आपने प्रॉफिट शो कर दिया उसके बाद आप चाह कर भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। टैक्स की चोरी आपको अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट शो करने से पहले करनी पड़ती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको टैक्स की चोरी करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है, ताकि आप जान सके कि दुनिया कैसे काम करती है। टैक्स इवेजन के मेनली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला, अपनी इनकम को रिकॉर्ड ना करना। दूसरा, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाकर रिकॉर्ड करना। और तीसरा, अपने इनकम को घटाकर रिकॉर्ड करना। तभी तो वीवो इंडिया ने 2017 में 6,992 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, बट 6,408 करोड़ के एक्सपेंसेस शो कर दिए, जिसकी वजह से उनको 116 करोड़ का लॉस आया, जिसकी वजह से उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। यही 2018 में हुआ। 11,197 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, बट 11,322 करोड़ के एक्सपेंसेस शो कर दिए, जिसके कारण जो नेट लॉस आया वो हुआ 125 करोड़ का। 2019 में भी यही चीज़ हुई। 17,377 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होने के बावजूद जो एक्सपेंसेस शो करेंगे वो करेंगे 17,427 करोड़ के, जिसकी वजह से जो नेट लॉस है वो 50 करोड़ का आया और कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ा। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 ऐसे तरीके जिनसे ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने टैक्स को बचाती है, और सारी दुनिया की गवर्नमेंट ये जानती है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टैक्स को बचाती है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तरीके एक हिसाब से इलीगल होते हुए भी लीगल नजर आते हैं। तो सबसे पहला तरीका है डेफरल ऑफ फॉरेन इनकम। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी कंपनी को जितना भी आपकी फॉरेन सब्सिडरीज से प्रॉफिट हो रहा है उसको आप अपने होम कंट्री में कभी लाए ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं तो कोई यूएस की कंपनी हमारे में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करती है, वो पहले एक सब्सिडियरी बनाती है आयरलैंड में, उसके बाद उस आयरलैंड की कंपनी के द्वारा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ताकि जब उसको इंडिया में प्रॉफिट हो जाए तो वो उस प्रॉफिट को यूएस ना ले जाए, क्योंकि यूएस में उसको 30 से 35% का टैक्स पड़ जाएगा। वो उस प्रॉफिट को सीधे ले जाती है आयरलैंड, जहां उसे 10.5% का टैक्स पड़ता है, और वो उसी कंट्री से उसको बाकी और कंट्रीज में या वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट कर देती है। इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल करोड़ों रुपया अपना टैक्स का बचाती है। इसका एक बहुत बड़ा लॉस उस होम कंट्री को होता है, जो कि यहां पर है यूएस को हर साल करोड़ों और अरबों रुपए का लॉस होता है इसी एक तरीके के चलते। और एक रिपोर्ट की माने तो यूएस को अब तक $2.1 ट्रिलियन से लेकर लगभग $3 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। ये वो पैसा है जो उसकी कंपनीज कभी उसके देश वापस ले गए ही नहीं। उन्होंने ये पैसा बाहर से ही कमाया और बाहर के ही देशों में इन्वेस्ट कर रखा है, या अभी भी कैश के तौर पर बाहर के देशों में जमा कर रखा है। अब दूसरा तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये तरीका उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा काम आता है जिन कंपनीज की जो सप्लाई चेन है वो एक से ज्यादा देशों में काम करती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक कंपनी है विप्पो, जो कि चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसी की एक सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में भी ऑपरेट करती है विप्पो इंडिया के नाम से। अब मान लेते हैं कि जो विप्पो चाइना है वो विप्पो इंडिया को कंपोनेंट भेजती है, और विप्पो इंडिया यहां उन कंपोनेंट को असेंबल करके मार्केट करके यहां डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मान लेते हैं कि विप्पो चाइना यहां भेजती है डिस्प्ले, बैटरी और उसकी बॉडी, और ये तीनों कंपोनेंट पड़ते हैं हजार रुपए के। तो विप्पो इंडिया के लिए कॉस्ट क्या पड़ गई? 3,000 रुपए, क्योंकि तीनों कंपोनेंट उसको खरीदने पड़ते हैं विप्पो चाइना से, और डिस्ट्रीब्यूशन और असेंबली में मान लेते हैं 2,000 रुपए का खर्चा आता है। तो विप्पो इंडिया के लिए उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई 5,000 रुपए, और मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपए। तो विप्पो इंडिया को यहाँ पे सीधा सीधा 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसपे अगर 30% टैक्स रेट के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो 1,500 रुपए तो सीधा सीधा उसको टैक्स ही देना पड़ सकता है। इस केस में मान लेते हैं कि अगर विप्पो चाइना को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वहां का टैक्स रेट है 15%, तो विप्पो चाइना को टैक्स देना पड़ेगा 75 रुपए, और इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3,500 इंडिया से प्लस 4,025 चाइना से। टोटल प्रॉफिट हुआ 3,925। पर अगर विप्पो इंडिया इस प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती है और इंडिया में अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहती है, तो बड़े ही आसान तरीके से हमको चूना लगा सकती है, हमारे देश को चूना लगा सकती है। तो आइए देखते हैं वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो मान लेते हैं कि अगर विप्पो इंडिया अपने तीनों कंपोनेंट के प्राइस को इंक्रीज करके इंडिया भेजती है, मान लेते हैं कि उसका ये प्राइस 1,000 रुपए ना होकर 2,500 रुपए होता है। 2,500 रुपए की बैटरी, 2,500 रुपए की डिस्प्ले और 2,500 रुपए की बॉडी, तो तीनों कंपोनेंट का प्राइस इंडिया आके कितना हो जाएगा? 7,500 रुपए प्लस 2,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 9,500 रुपए। तो इंडिया में ये फोन बिक रहा है 10,000 रुपए का, और जो नई कॉस्ट बढ़कर आई है वो हुई है 9,500 रुपए। तो इंडिया वाली सब्सिडरी को सिर्फ और सिर्फ 500 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से अगर वो 30% टैक्स देता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए टैक्स का पे करना पड़ेगा।
पर इस वजह से जो चाइना वाली कंपनी है उसका प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले उसका प्रॉफिट आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, पर अब जब हमने हर एक कंपोनेंट का प्राइस 1500 रुपये बढ़ा दिया है तो अब उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5000 रुपये। और जब हम 5000 रुपये पे 15% टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 750 रुपये। और इन सब टैक्स को घटाने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट बचेगा नए वाले सिनेरियो में वो होगा 4250 रुपये चाइना वाला प्रॉफिट प्लस 350 रुपये इंडिया वाला प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट 4600 रुपये। यानी ट्रांसफर प्राइसिंग से कंपनी को 675 रुपये का ज़्यादा फायदा हो गया, यानी कि 6.75% ज़्यादा प्रॉफिट। और ये 6.75% बहुत ज़्यादा होता है जब आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो और हजारों करोड़ों के टर्नओवर को लेकर बैठे हो। अब टैक्स सेव करने का तीसरा तरीका है रॉयल्टी पेमेंट। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अपने पेटेंट्स को, अपने ब्रांड्स को किसी ऐसे देश में रजिस्टर करती है जहां जो टैक्स के रेट है वो काफी कम होते हैं। फिर उस देश से ये सारी की सारी दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और उन देशों से अपनी सारी की सारी कंपनीज से एक फीस चार्ज करती है रॉयल्टी के नाम पर, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सके और टैक्स देने से बच सके। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और इसको बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस की कि आखिर इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, हमारी कंट्री कैसे बच सकती है। अब देखो यार, जो इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं उनसे तो पूरी की पूरी दुनिया परेशान है, उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अकेले। बट जो देश में चीजें चल रही हैं उनको हम एक हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि हमारी सरकार को, हमारी अथॉरिटीज को उन शेल कंपनीज पर काफी नजर रखनी पड़ेगी जो हमारे देश में रजिस्टर होकर यही हमारे पैसे को मैनिपुलेट कर रही है, और उन कंपनीज को ढूंढ कर बंद करना होगा और छापेमारी करनी पड़ेगी। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो भी कंपनीज हमारे देश में खुल रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो उनको एक इंडियन डायरेक्टर की जरूरत होती है। और ये इंडियन डायरेक्टर कोई भी आम आदमी नहीं होता, क्योंकि कोई भी आम आदमी उनकी क्या ही मदद कर लेगा। ये डायरेक्टर अक्सर कोई ना कोई सीए या कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी वाला आदमी होता है जो कि उनकी काफी मदद करता है इंडिया के सिस्टम में लूपहोल ढूंढने में। तो अगर कोई भी ऐसा आदमी कभी भी फ्यूचर में पकड़ा जाता है तो सीधा सीधा उसकी सारी क्वालिफिकेशंस को हमने रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डर होगा कि अगर वो किसी भी फॉरेन कंपनी की मदद करेंगे तो फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कतें उनको झेलनी पड़ सकती है। तो इस कारण से वो कम कोशिश करेंगे कि वो फॉरेन कंपनी के कांटेक्ट में आए और उनकी मदद करें। उम्मीद करता हूं बाकी सारी मेरी और वीडियोस की तरह आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्वल जो आज इतनी बड़ी कंपनी है वो एक टाइम पे अपनी बैंकरप्सी से निकलकर कैसे आज इतनी बड़ी मूवी फ्रेंचाइज बनी, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर एक इनडेप्थ केस स्टडी मार्वल के ऊपर देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, ये मेरा वादा है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत करी है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर कर दीजिए जिसके घर वाले या जो आपका दोस्त किसी ना किसी सरकारी कंपनी में काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।